तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल लिम्टू क्लासेस की ओर से आप सभी को स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th की ओर, है ना। ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं इसमें, है ना, क्या है कि क्लास 10th जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2025 में, है ना, उसके लिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी आई लेकर के आए हैं। तो आइए आज हम लोग चलते हैं, है ना। देखिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, है ना, ये लेसन नंबर 2 का है। ये जो आप देख रहे हैं वो लेसन नंबर 2 का देख रहे होंगे, है ना। एनसीईआरटी का बुक में लेसन नंबर 2 में है ये वाला, है ना। क्या है तो राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय, एनसीईआरटी बुक, है ना। तो आइए हम लोग इसमें चलते हैं, है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर है जो कि वो बिहार बोर्ड में हर बार पूछता रहेगा। तो आप लोग के काम है कि पढ़ते रहना, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये देखिए, ये आपका रहा क्या पहला नंबर क्वेश्चन में, है ना। क्या है आय? आय मतलब इनकम। आय किसे कहते हैं? आय से आप क्या समझते हैं, है ना। तब आइए देखिए इसमें क्या कहता है आय में। आय है ना, कहता है क्या कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानस कार्य करता है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य, है ना। यहाँ पर ये मानस है ना, मानसिक कार्य, यहाँ पे कर लेंगे मानसिक कार्य। क्या कर लेंगे? तो मानसिक कार्य, है ना। तो मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त होती है ना। उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। मतलब कि आय मतलब इनकम। इनकम के लिए कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति, है ना, शारीरिक या तो मानसिक दिमाग से, है ना, क्यों देखिए किसी भी आज इनकम के लिए दो ही चीज़ का तो उपयोग करना पड़ रहा है, एक मानसिक और एक शारीरिक, है ना। दिमाग लगाइए और बॉडी से काम कीजिए, उसके बाद क्या होगा? आपकी आय की प्राप्ति होगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ये देखिए, है ना, कार्य करना है तो किससे? तो मानसिक और शारीरिक से। चलिए आगे कर बढ़ा जाए। ये देखिए कह रहा है क्या? प्रति व्यक्ति आय क्या है ना। कह रहा है क्या? प्रति व्यक्ति आय क्या है? कहता है क्या कि जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से, है ना, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पता है? जैसे देखिए प्रति व्यक्ति आय, है ना, एक सूत्र होता है, याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या, इसी को याद रखने की बात है। अब बाकी फिर आपकी सारा का सारा क्या रहेगा? क्लियर। देखिए इसमें कह न रहा है जबकि किसी देश की कुल आय, मतलब कि वही मतलब राष्ट्रीय आय में, है ना, कुल जनसंख्या से भाग देने पर, भाग किससे देना है? तो कुल जनसंख्या से। तो देश की कुल जनसंख्या यहाँ पे कर लेंगे ना राष्ट्रीय आय, अच्छा रहेगा। कौन आय कर लेंगे? राष्ट्रीय आय में कुल संख्या से क्या करेंगे? भाग देने पर। और जब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छा है। अब ये देखिए क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय कह रहा है, राष्ट्रीय आय कहता है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय, कौन आय की बात कर रहा है? अर्जित आय की कुल मात्रा को, है ना, किसकी बात कर रहा है? कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्जित आय के कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में, है ना, इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं
एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। पता है इसमें जो होता है ना राष्ट्रीय आय में, वो दो का शामिल किया जाता है, एक उत्पादक वस्तु है ना, उत्पादित वस्तुओं को, एक सेवाओं का, है ना। तो सेवाओं का मूल्य को शामिल किया जाता है, ये वाला बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, है ना। उसे क्या कहेंगे, तो उसे राष्ट्रीय आय कहेंगे। ऐसे ही पता है हम बता सकते हैं बचवा, ऐसे भी हम इसका कह सकते हैं। देखिए एक होता है ना राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय गुणनफल देश की कुल जनसंख्या, है ना जी। देश की कुल जनसंख्या, ये देखिए हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और देश की कुल जनसंख्या के गुणनफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो याद रखेंगे। चलिए यहाँ तक है ना। चलिए नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का क्या कारण है ना। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का कारण क्या है ना। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का कारण है क्या, बचत का निम्न स्तर है। पता है इसका मेन क्या होगा, बचत, है ना। बचत जो है, बचत का ही निम्न स्तर है ना। चलिए पांचवा में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितने हैं। बिहार राज्य की, वाला ऑब्जेक्टिव में आता है कि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितने हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, सबसे अधिक एवं सबसे कम आय वाला जिला कौन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछता है। कैसे पूछता है, आइए हम लोग चलते हैं। देखिए तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है, तो देखिए कितना है, 6,610 से लेकर के कितना, पता ही कितना रुपया इतना है। देखिए 2005 और 6 के मतलब के आंकड़ा के अनुसार बता रहा है आय, है ना, कितना के आंकड़ा के अनुसार। तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय तो है 6,610 तो है, बट कितना के अनुसार है जी, तो 2005 और 6 के आंकड़ा के अनुसार को बताया जा रहा है। कितना है बिहार के प्रति व्यक्ति आय, तो 6,610, है ना। ये आपकी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन में। फिर क्या कहता है कि बिहार के कुल जिला में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला में है। याद रखेंगे, है ना, क्या कि बिहार के कुल जिला में मतलब कि सर्वाधिक, मतलब कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, बिहार के की जिला में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला मतलब कि जिला है, तो बोलेंगे पटना। लेकिन अगर पूछ देगा कि सबसे कम जो है, सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन है बिहार में, तो क्या बोलेंगे, शिवहर बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, शिवहर। याद रखेंगे, है ना, ए वाला ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या बोलेंगे, शिवहर। अगर कहेगा प्रति व्यक्ति अगर कम कहेगा तो शिवहर लगाएंगे, अगर अधिक कहेगा तो पटना लगाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 में आते हैं हम लोग। 6 में कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में जो गणना होता है वो किस संस्था के द्वारा होता है। तो क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सन 1954 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इस बात को याद रखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो हुआ शुरुआत से कब हुआ, तो 1954 में हुआ, है ना। ऑब्जेक्टिव में वाला आपका आएगा और कहता है क्या ना, लेकिन कौन किया, तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। अब एक संस्था, उसको नाम है क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। संस्था का नाम क्या है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। जैसे देखिए यहाँ संस्था पूछ रहा था, तो संस्था के यहाँ पे नाम दिया है ना। कहता है यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करता है। ये जो संस्था है, कौन संस्था है, तो केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन जो संस्था है वो जो भी नियमित करता है, नियमित रूप से किसको पता करता है, तो राष्ट्रीय आय आंकड़े के प्रकाशित करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम, मतलब भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना
कब और किसके द्वारा की गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में है ना सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गिनती जो किया गया वो कब किया गया और किसके द्वारा किया गया है ना। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। देखिए जहाँ तक है ना आएगा वहाँ तक बताएंगे हम। ये देखिए क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब मतलब शुरुआत हुआ। ये देखिए तो 1868 ईस्वी में। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब हुआ, सबसे पहले कब हुआ, तो याद रखेंगे 1868 में। लेकिन किसने किया, शुरुआत किसने किया, देखिए तो कौन दादा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। याद रखेंगे बाबू, दादा भाई नौरोजी, क्या दादा भाई नौरोजी है। अच्छा ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। और इनकी पुस्तक पता है, इनकी एक पुस्तक लिखा हुआ है, वो क्या है पता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है ना इन इंडिया। ये वाला भी आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी या तो किसकी रचना है, तो पता है तो दादा भाई नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो अब इनमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई है। देखिए जो बुक जो लिखे हैं दादा भाई नौरोजी, उस बुक में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया है, तो 20 रुपये बताया गया है। कितना, तो 20 रुपया। देखिए है ना, कै रुपया, 20 रुपया है ना। चलिए राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाले विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करें। चलिए ये वाला भी पता है, आता ही है, 4 नंबर में आता है, 5 नंबर में पूछने वाला क्या कहता है, राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाला विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे है ना। तो राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ है ना, इसमें कठिनाइयाँ क्या निम्नलिखित है। तो आइए हम लोग चलते हैं, पहला कठिनाइयाँ देखिए क्या है ना, तो हम लोग जानेंगे है ना इसमें पहला क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं, ये देखिए पहला क्या कह रहा है, पर्याप्त एवं विश्वस्त है ना, विश्वस्त आंकड़ों की कमी। कहता है कि इस संदर्भ में आंकड़ों को कितनी भी शुद्धता से संग्रह किया जाए तो इसमें कुछ त्रुटि अवश्य देखने को मिलती है। मतलब कि इसमें कितनों शुद्ध करो ना, लेकिन त्रुटि कहीं न कहीं गलती पकड़ा जाता ही है ना। तो देश ही पिछड़ा हो उसके साथ यह समस्या उतना ही अधिक होता। अगर जो देश जितना पीछे है ना, उसमें यह समस्या अधिक देखने को मिलता है। दूसरा क्या कह रहा है, दोहरी गणना की संभावना। देखिए आराम से समझेंगे क्या कह रहा है, दोहरी गणना की संभावना है ना। इसमें कहता है जी कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही आय की 2 बार गणना कर ली जाती है। देखिए एक ही आय को कितने बार गिनती किया जाता है, तो 2 बार। जैसे एक व्यक्ति का मासिक आय, एक व्यक्ति के मासिक आय कितना है, कहाँ दहाई सैकड़ा 50, मतलब कि 50,000 रुपया है ना। देखिए एक व्यक्ति की जो मासिक जो आय है वो 50,000 रुपया है, लेकिन वह अपने नौकर को 2,000 रुपये देता है। देखिए उसका अपना नौकर को कितना, मतलब कि उसका जो मंथली जो इनकम है से 50,000 रुपया है, लेकिन वो अपना नौकर को दे रहा है कितना, तो देखिए 2,000 रुपया दे रहा है। तो यह उसकी एवं उसके नौकर की आय अलग जोड़ना दोहरी गणना की संभावना है। सही बात है ना। उसकी आय और उसकी नौकर की जो आय है, तो दोनों को अलग अलग जोड़ने की दोहरी गणना की संभावना है। यही क्या हो गया, दोहरी गणना की संभावना हो गया है ना। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का कमी कर रहा है ना। तो पता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो पैसे से वस्तुओं को क्या करना, लेन देन करना मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है जी, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की है ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी बहुत सारी वस्तुओं, ऐसी बहुत सारी होगा यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का समावेश है जिसका विनिमय
जिसका विनिमय मुद्रा के, है ना, जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। सही बात है ना। देखिए विनिमय पता है कब नहीं होता, बिना मौद्रिक का, बिना मुद्रा का होगा नहीं, क्योंकि पैसा रहेगा तो वस्तु का विनिमय होगा, और अगर पैसा रुपया का नहीं रहेगा तो वस्तु का विनिमय बिल्कुल ही कि नहीं होगा, है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि बाप ने भाई ऐसा बड़ा रुपया, इसलिए रुपया होना बहुत जरूरी है ना। देखिए आप आगे क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादक स्वयं भी उपभोग कर लेते हैं या वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वस्तुओं को, एक वस्तु को लीजिए, दूसरे वस्तु को अपना प्राप्त कीजिए, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या नहीं कि वस्तु मौद्रिक प्रणाली, वस्तु मौद्रिक प्रणाली से कहा जाता नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि वस्तु से वस्तु को लेन देन कर रहे हैं। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, है ना। विनिमय का अर्थ होता है बाबू लेन देन करना, है ना। अब देखिए तो ऐसी स्थिति में आय के मापन में समस्या उत्पन्न होती है। सब ऐसे स्थिति में क्या होता है ने कि आय के मापन में क्या होता है कि समस्या उत्पन्न होती है ना। प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में अंतर देना, है ना। प्रति व्यक्ति आय कह रहा है और क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय में अंतर है, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहता है प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिक की औसत है, प्रति व्यक्ति या किसी देश के नागरिक की औसत आय है, और कुल राष्ट्रीय आय में कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है वर्ष भर में, है ना। कहाँ जुड़ी हुई है, तो वर्ष भर में। कहता है क्या, किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा, यहाँ होगा कल नहीं, कुल मात्रा होगा, कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सही बात है, अभी हम जो कि पढ़ाए थे, है ना। और इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। किसको भाई, तो वस्तुओं और सेवाओं का इसमें मूल्य शामिल किया जाता है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। याद रखेंगे, जब राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है ना। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है, यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि तो जो दर है वो अगर अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप क्या होगा, ये बिल्कुल एक निश्चित तौर पर वो घट जाएगी, है ना। देखिए लिखा हुआ है ना कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, घट जाएगी। ये आपका रहा प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में अंतर, है ना। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है भाई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है ना, उसकी कार्य क्या है। तो भारत में सांख्यिकी विभाग के, है ना, अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। देखिए किसके लिए है उत्तरदायी, तो भाई राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष, है ना, सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को क्या करता है, सहायता करता है। सही बात है, जैसे देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन जो है से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को क्या करता है, सहायता करता है, सहारा देता है, सपोर्ट करता है ना। यही क्या है इसका, देखिए मेन काम यही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है मेन कार्य है ना। चलिए ये देखिए, इसमें देखिए समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे, है ना। VVI है ये वाला क्वेश्चन को। आय और उपभोग में क्या कह रहा है, अंतर विवेचना दीजिए, अंतर देने के लिए कह रहा है। ये देखिए आय का है ना, आय का अंतर पहला है आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा, है ना, धन प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। सही बात है, जो हम लोग अपना आर्थिक परिस्थितियों में जो हम लोग शारीरिक या तो जो हम लोग मानसिक जो काम करते हैं और काम करने के बाद जो हमें आय का जो प्राप्ति होता है, जो हमें धन का जो प्राप्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आय कहते हैं, है ना। आप देखिए आय अर्जन से प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है। सही बात है, आय जो है अर्जन से प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है। आय से वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट नहीं होता है। सही बात है, आय से जो है ने, आय से वस्तुओं का उपयोगिता नष्ट नहीं होता है। ये आपका रहा आय का
है ना अंतर। अब ये देखिए क्या कह रहा है, उपभोग। तो कहता है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए धन प्रयोग को उपभोग कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य जीवन में पता है उसको सारा चीज मिल जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, पर एक पैसा ऐसा चीज है रुपया, अगर उसको नहीं मिलेगा तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है ना। तो याद रखेंगे कि संतुष्ट करने के लिए धन प्रयोग को उपभोग कहते हैं। मतलब कि धन संपत्ति होना जरूरी है, उसी को लोग क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। कहता है क्या कि उपभोग से प्रत्यक्ष संतोष प्राप्त होता है। सही बात है, उपभोग से क्या होता है ने कि प्रत्यक्ष संतोष प्राप्त होता है ना, उससे संतुष्टि मिलता है। तीसरा में कह रहा है लेकिन उपभोग से वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट हो जाती है ना। देखिए क्या कहता है, लेकिन उपभोग से वस्तु की उपयोगिता है ना, वस्तु की उपयोगिता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बल्कि इसमें नष्ट नहीं होता है ना। चलिए आगे देखा जाए। दिख रहा है ना, क्या कह रहा है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद क्या है, अंतर दे। ये देखिए कहता है क्या, कुल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजारी मूल्य है। मतलब कि जो बाजार में जो होता है मूल्य, उसी को लोग बोलते हैं बाजारी मूल्य। अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद। मतलब है ने, देखिए बाबू यहाँ पे है ना लिखा हुआ कुल राष्ट्रीय उत्पाद, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या, तो सकल घरेलू उत्पाद है ना जी, सकल घरेलू उत्पाद और प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। याद रखेंगे इसी को, सकल घरेलू उत्पाद और प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय बराबर क्या होता है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएनपी भी कहा जाता है। याद रखेंगे है ना, जीएनपी भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए और इसमें दिया है, इसमें क्या कह रहा है, ये तो आपका कुल राष्ट्रीय उत्पाद सिर्फ हो गया। हम लोग पढ़ेंगे क्या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ये जो देखिए आप देखिए आगे हम लोग क्या है, आप देखिए हम लोग आगे चलेंगे। कहता है क्या कि सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं जी, तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें याद रखेंगे, पता है इसमें क्या याद रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बराबर याद रखेंगे जीएनपी। जबकि देखिए आपको अभी जस्ट बताएं बाबू जीएनपी, देखिए है ना, जीएनपी मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पाद ये बताया गया ना जी, है ना, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। बाबू देखिए क्या था ना, कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अंतर। तो माइनस मतलब अंतर, तो क्या कह रहा है जी, शुद्ध विदेशी साधन आय है ने। देखिए क्या है, सकल है ना जी, सकल घरेलू उत्पाद। याद रखेंगे कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध विदेशी साधन आय के अंतर को है ना, याद रखेंगे क्या, देखिए कुल सकल घरेलू उत्पाद, तो याद रखेंगे ना कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध विदेशी साधन आय के अंतर को क्या कहेंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। क्लियर, चलिए क्लियर। आप देखिए ये ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये लास्ट है ना, आप लोग के और अभी लेकर के आप लोग का आएंगे अगले क्लास में, इलेक्शन का पूरा हम करवा देंगे क्लियर है ना, एक भी पॉइंट छूटने वाला इसमें नहीं है, सारा हम इसमें करवाएंगे क्लियर है ना। देखिए ये वाला क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय अभी उत्पाद दिया है। तो आइए कहता है क्या, उत्पादन के कार्य में पूंजीगत यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पूंजीगत यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो धीरे धीरे घिसते और टूटते हैं। जो क्या होता है ना, धीरे धीरे घिसता है और टूटता है। इसलिए जब कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से
कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट व्यय को, क्या लिखा हुआ, घिसावट व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है, घटाने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप सभी को मज़ा आया होगा, है न। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, है न, और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी चलिए आप मिलते हैं अगले क्लास में।